विकास की बात डीवीसी के साथ एक नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ मेंबर फिनांस डीवीसी मिस्टर अरूप सरकार सर हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 1948 से डीवीसी देश के प्रोग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसका फाइनेंशियल जर्नी के बारे में थोड़ा संक्षेप में सर थोड़ा लोगों के साथ साझा कीजिए। ये तो हम लोग को पता है डीवीसी कैसे इनका मतलब डीवीसी आया है एज ए ऑर्गेनाइजेशंस एंड बहुत ही ऊंचा उम्मीद थी डीवीसी का ऊपर। तो 7 जुलाई 1948 में इसका इस्टेब्लिश हुआ है एंड तब से हम लोग का जो हम लोग के पास मैंडेट था उसमें पावर जनरेशन तो ऑब्वियसली एक मेजर मुद्दा था, बट उसका साथ साथ डीवीसी अदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एरिया का झारखंड प्रेजेंटली एंड वेस्ट बंगाल बंगाल का 24,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो डीवीसी का ऊपर उम्मीद था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द सेम टाइम सोशल डेवलपमेंट आल्सो। तो उसमें डीवीसी बहुत अच्छा काम किया है एंड फाइनेंशियल जर्नी बोलेगा तो फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही अच्छा था बिकॉज इंडिया में जो फर्स्ट पल्वराइज्ड कोल एशिया में बोकारो में आया है, तिलैया पावर प्लांट आया है। हम लोग का बाकी जो काम था सॉइल इरोशन रोकना, एफोरेस्ट्रेशन, देन अदर एसआईपी प्रोजेक्ट्स जो हमारा आसपास में स्टेक होल्डर्स है उनका इम्प्रूवमेंट के लिए डीवीसी बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड फाइनेंस में देखेगा तो 1963-64 तक गवर्नमेंट से हम लोग को जितना पैसा मिला था खाली 214 करोड़ मिला था अभी तक। 214 करोड़, ओनली 214 करोड़। उसका बाद से डीवीसी सेल्फ सफिशिएंट है, इक्विटी कंट्रीब्यूशन अदर्स लोन फंडिंग करके डीवीसी इतना पावर प्लांट लेके आया। आज जैसे 6,540 मेगावाट का पावर प्लांट चल रहा है अभी एंड हम लोग 3,720 मेगावाट का पावर प्लांट आ रहा है। देन रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग 2,000 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जेवी रूट एंड अपना खुद का ये में जो हम लोग पावर प्लांट लेके आ रहा है। तो इसके लिए जो खर्चा होने वाला है अभी तो ये कभी 50,000 तक अभी 2030 तक हम लोग खर्चा करेंगे। तो पावर प्लांट में देखा जाएगा जो पावर इंडस्ट्री में 30% इक्विटी डीवीसी को खुद कंट्रीब्यूट करने पड़ेगा एंड 70% हम लोग लोन से लेंगे। तो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। एफजीडी एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लास्ट 2 साल में कंप्लीट भी कर चुका है, 4,000 साढ़े 4,000 करोड़। ये छोड़ के भी कैपेक्स का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, इक्विटी पार्टिसिपेशन और लोन जो इतना सैंक्शन। अभी न्यू प्रोजेक्ट जितना आ रहा है उसमें पूरा लोन हम टाई अप कर चुका है एंड अभी भी बाकी भी जितना प्रोजेक्ट आने वाला हम लोग ये उम्मीद में है जो बहुत ही अच्छा रेट में करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे, टर्नओवर में देखेंगे तो टर्नओवर 2019-20 में हमारा टर्नओवर 16-17 हज़ार करोड़ हुआ करते थे, अभी वो बढ़ते बढ़ते 26,000 25,000 करोड़ का आसपास आ रहा है। देन पैट में देखेंगे तो लास्ट ईयर तक हम लोग 811 करोड़ हुआ एंड इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जो हम लोग अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अच्छा ही रहेगा। एंड इनका जो इम्प्रूवमेंट है लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सस्टेनेबल एंड स्टेडी वे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है बिकॉज जो हमारा एफिशिएंसी टेक्नोलॉजिकल जो इनिशिएटिव्स हैं प्लस अदर एफिशिएंसी ऑन टेक्निकल साइड एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी एंड कमर्शियल एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो मतलब वो लोग भी पार्टिसिपेट जैसे कर रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारा बैलेंस शीट में आ रहा है। तो ये हम लोग जारी रखेंगे एंड इसके लिए जो हमारा कैश रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट फंडिंग का वो हम लोग अपना से ही करेंगे। किसी को हमको बोलने का ज़रूरत नहीं जो हमारा पास कैश नहीं है इक्विटी पार्टिसिपेट करने का, तो वो तो मिल जाएगा। स्टेट बैंक का साथ लोन एग्रीमेंट है कोडरमा का लिए, आरटीपीएस के लिए हमारा आरईसी एंड पीएफसी फंडिंग कर रहे हैं, अदर बैंक्स भी इन्वॉल्व है। होल प्रोसेस में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक तो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट होता है कोई भी प्रोजेक्ट का पावर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो भी बहुत लोअर रेट हमको मिला है। एक कंपैरिजन देंगे 2019-20 में रेपो रेट जब 4% था एंड आज का दिन में 6.5 तक गया था, फिर 6% आ गया,
बट हमारा इंटरेस्ट रेट उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, रदर कम हो गया। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी पहले 10.5% हुआ करते थे, अभी ये 8-8.5% के आसपास ही है। ये यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस है सर, उनको थोड़ा सा रेपो रेट का इफेक्ट डीवीसी के ऊपर कैसे आता है, वो थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का बेसिस में जो आरबीआई रेपो रेट डिक्लेयर करता है, डिपेंडिंग ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल सिनेरियोज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, इन्फ्लेशन, सबका ऊपर डिपेंड करते हुए उसका रेपो रेट गवर्नमेंट का पॉलिसी आरबीआई उसको डिक्लेयर करता है। एंड डायरेक्टली क्या होता है, उसका इम्पैक्ट है। रेपो रेट जब बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेगा। तो इधर क्या हुआ, डीवीसी में रेपो रेट जब बढ़ते गया, 6.5 तक चला गया, हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करके उसके इंटरेस्ट को कंट्रोल कर लिया। मतलब इंटरेस्ट रेट जो 10.5% हुआ करते थे, इवन एट टाइम्स हम लोग को 2021-22 में हम लोग 4% में भी शॉर्ट टर्म लोन मिला है। अभी जो अप्रॉक्सीमेटली 7.12 7.2 में मिल रहा है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए अलग से प्रोजेक्ट फंडिंग होता है, बिकॉज ये बहुत लंबा पीरियड का होता है, तो उसमें भी रेपो रेट से डायरेक्ट इन्वॉल्व है। बट हम लोग क्या किया, उसको कंट्रोल कर पाए। हमारा फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट है वो लोग इफेक्टिवली बैंक के साथ नेगोशिएट करके, टेंडरिंग करके, एंड हम लोग का बैलेंस शीट में जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है उसमें किया। अनदर मेजर इम्पैक्ट जो आया है, जो हमारा रेटिंग, बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसीज हमारा सिस्टम में जब एम्बाइब हुआ, तो हमारा रेटिंग जो माइनस हुआ करते थे, -1 हो रहा है, अभी उसको इंडिया रेटिंग A+ हमको कर दिया है। तो उसका भी बहुत अच्छा एक डीवीसी का जो फाइनेंशियल हेल्थ का जो बारे में जो ये होता है, मतलब असेसमेंट होता है, उसमें मार्केट में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है टू आवर स्टेक होल्डर्स। तो फाइनेंशियल्स हम लोग अपना मैनेज किया है इतना दिन, और आगे भी जितना प्रोजेक्ट आएगा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उसलिए इक्विटी फंडिंग का कोई इशू नहीं रहेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देखता है कि जो कंपनियां ग्रो कर रही हैं उसी में वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। सही बात। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम लोन लेते हैं, वो सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं कि बाहर से भी हम लोग कभी लोन के लिए अप्रोच करते हैं सर? सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट अभी तक हम लोग जितना लोन ले रहे हैं, सब कुछ हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड एफआई से ही लेते हैं। एफआई तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक REC, PFC। जैसा आपने बताया कि इनिशियली जो हम लोगों को डीवीसी को जो कंट्रीब्यूशन हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लगभग 224 करोड़ था। इसके बाद इस पूरे 77 ईयर्स के जर्नी में कभी ऐसा भी होगा कि कुछ ग्लिचेस आए होंगे, फाइनेंशियली कभी कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे डीवीसी के, उसके बारे में अगर कुछ स्टोरी है जो वो स्ट्रगल को फेज आउट करके डीवीसी कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में? जो लास्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन था, मतलब आज जो प्लांट चल रहे हैं, KTPS, RTPS, तो देन मेजिया का कुछ प्रोजेक्ट एंड CTPS, अभी जो प्लांट चालू है, उसका जब कमीशनिंग डेट आया, तो एक तो है कुछ डिले हुआ था बिकॉज रीजंस जो हमारा कंट्रोल में भी पूरा नहीं था। इंटरनल इश्यूज ऑब्वियसली रहता है कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में, बट मेजॉरिटी जो डिले का कॉस्ट था वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ डीवीसी था। तो उसके लिए जब हुआ था, उस टाइम एक आया था 2012, 13, 14, इस टाइम से प्लांट कमीशनिंग चालू हुआ था। तो उस टाइम जो इशू आया, जब पावर कंट्री में थोड़ा सरप्लस हो गया था और एक ट्रांजिशन फेज भी चल रहे थे, तब आरडी का इम्पोर्टेंस आदमी को, कंट्री को समझ में आ रहे थे। तो एक टाइम लग रहे थे जी इतना थर्मल पावर कैपेसिटी का ज़रूरत है कि नहीं। तो डीवीसी का पावर प्लांट बेसिकली उस टाइम आया था, मार्केट में पावर का डिमांड उतना अच्छा नहीं था, एंड जितना ज़रूरत था थोड़ा ओवर कैपेसिटी भी हो गया था। तो कुछ आदमी पीपीए, कुछ डिस्कॉम्स पीपीए का यूनिलेटरल रिट्रेंचमेंट एक्सेट्रा का बात चला था। देन जो कॉस्ट है वो कॉस्ट देना नहीं चाहता था। देन कुछ डिस्कॉम हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर भी बन गया था, जे पावर तो मैं लूँगा बट पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। जो डिस्कॉम्स पेमेंट नहीं किया था, अभी सब डिस्कॉम्स हमको पेमेंट वापस से कर दिया। 2022 में LPSC रूल आने का बाद से हम लोग को पैसा का डिस्कॉम, अदर डिस्कॉम्स का जो पेमेंट ड्यूज़ होता था, सब कुछ एज ए जनरेटर हमको मिलते गया।
तो 12 से लेके 2020 तक डीवीसी का थोड़ा क्राइसिस रहा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। जे हम लोग जितना जनरेट कर पाएंगे उतना हम सेल नहीं कर पाता था, तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी में इशू आया था। एंड ओवरऑल जो बाकी पेमेंट भी रियलाइज़ करना आफ्टर सेलिंग पावर वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे, तो वो फेज में थोड़ा ख़राब हुआ। बट लास्ट 4 ईयर्स हम लोग अपना इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म रेफरिंग बाकी सबका ऑर्गेनाइजेशंस में वेरियस मीटिंग्स करके वेरियस स्टडी ग्रुप्स बना के कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है हमको वो आइडेंटिफाई किया, एक एक करके हम लोग अटैक किया। फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी नहीं होता था, अभी लास्ट ईयर में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी ऑलमोस्ट हो गया। सिर्फ आरटीपीएस में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इट इज़ अराउंड 100 करोड़। पहले 100 करोड़ का लॉस होता था, तो वो हम लोग ओवरकम कर लिया। लॉस कहाँ का किया है? सेकंड है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, तो जनरेशन एंड उसका डिस्पैच एंड मार्केट से प्रोक्योरमेंट एट राइट टाइम एट द लोअर कॉस्ट एंड उसको ठीक टाइम में सेल करना एंड जब ग्रिड क्राइसिस में रहता है तब उनको सपोर्ट देना। तो ये जो एफिशिएंसी है 100% एस्टेब्लिश किया है। हर मंगलवार हमारा एक मीटिंग होता है पूरा प्लांट का साथ, एसएलडीसी, एएलडीसी, कमर्शियल सब मिलके फाइनेंस, तो उसमें हम लोग डिवाइस कर लेते हैं जो व्हाट आर द लैकुनस, हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है लास्ट 7 डेज़ में एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करेगा। हम लोग एक ग्रुप बनाया है कमर्शियल फाइनेंस मिलके एंड एसएलडीसी, एएलडीसी मिलके स्पेशली, जो ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं जे इस बार का पावर परचेस कितना करेगा, पावर सेल कितना करेगा। एंड एक अभी प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में हम लोग परचेस बढ़ा दिया, हम लोग सेल भी बढ़ा दिया एंड हम लोग अल्टीमेटली कंट्री का जो नीड है टोटल पावर रिक्वायरमेंट वो हम 100% फुलफिल कर रहे हैं। हमारा जितना स्टेक होल्डर है, जो बेनिफिशियरीज है, जो कंज्यूमर्स है, उसको सबको दे रहा है। तो ये सब जब एक एक करके हम लोग अटैक करते रहा जो इनएफिशिएंट पॉइंट्स था, तो अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन पॉजिटिव गेन में वो रिजल्ट हुआ। तो उसका बाद हम लोग ओवरकम किया, जो हम लोग का जो पैसा का कमी था एंड प्रॉफिटेबिलिटी का इशू था, हम लोग ओवरकम किया एंड ऑल दिस थिंग अल्टीमेटली हमारा जो कैपेक्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा कंपनी के लिए। तो एंड ये सिलसिला चलेगा एंड डीवीसी अभी बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिनर्जी हैज़ ए ग्रेट रोल। जे हम लोग वी डिस्कस अमंग्स आवर सेल्फ, हम लोग का ऑल ईडीज, ऑल ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व विद देयर कोऑर्डिनेट एफर्ट। हम लोग फाइनेंशियल्स इश्यूज़ को अरेस्ट कर चुका है जो बीच में हुआ था। लास्ट 4-5 ईयर्स से कलेक्शंस 109% है हमारा, प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर ऑल्सो। तो दिस हैज़ रिजल्टेड इन ए रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड अल्टीमेटली रियलाइजेशन ऑफ द मोर रेवेन्यू एंड इनके लिए हम लोग को प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जो 13-14 में हम लोगों ने फेस किया वो हम लोग ओवरकम कर चुका है विद द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम लोग इस तरीके से सीख लिए हैं कि आगे कभी उस अभी मार्केट का डायनामिज्म बहुत ही बढ़ गया। मार्केट डायनामिक्स बहुत ही मतलब इवॉल्विंग भी है बिकॉज पावर मार्केट सिनेरियो हुआ। एंड लास्ट टाइम कुछ पेपर में भी आप देखे होंगे जो एक्सचेंज भी क्लेम कर रहे हैं जो डीवीसी वन ऑफ द मेजर पावर परचेजर एंड सेलर। तो हम लोग काफ़ी एग्रेसिव भी हो चुका है। कमर्शियल डिपार्टमेंट पैसा जो बिल बनाना एक तरीके में सब, मैं उसी पे आ रहा था सर। एक ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल डिपार्टमेंट और फिनेंस डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो हाउ दीज टू डिपार्टमेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? राइट, तो एक खर्चा उसका हिसाब रखता है, एक रेवेन्यू बनाता है और रेवेन्यू का हिसाब भी रखता है। तो जो मेन दिक्कत जो हम बोल रहे थे, जो मैं बिल जो करता था उसका कलेक्शन नहीं हो पाता था। मेरा टैरिफ में इश्यूज था सब जगह में। हम लोग टैरिफ 3 जगह से डिसाइड होता है, CERC एंड WBRC एंड झारखंड JACRC। तो टैरिफ का भी जितना इशू है एंड टैरिफ में ये भी करने पड़ेगा, आपको लाइसेंसिंग भी ऑल रेगुलेटर्स के साथ रखने पड़ेगा, आपको प्रॉपर फाइलिंग ऑफ ट्रू अप फाइलिंग, टैरिफ फाइलिंग इन टाइम करने पड़ेगा। तो हम लोग कंसल्टेंट को भी एंगेज किया है, अपना आदमी को भी ट्रेन किया। ट्रेन खाली कमर्शियल को करने से, कमर्शियल में खाली 21 ऑफिसर्स है, बट जो डेटा उनका पास आता है
पूरा वैली से आता है, उसमें हंड्रेड्स पीपल्स आर इन्वॉल्व, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, O&M, सब डेटा देता है। तो उतना डेटा को एक्यूमुलेट करना, एंड हमारा टैरिफ का कॉम्प्लेक्सिटी है बिकॉज हम जनरेशन करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इतना सारा एक्टिविटी का इधर में 4-5 आदमी उसको टोटल कॉन्सुलेट करता है। तो इसमें बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म हम लोग डेवलप किया, एंड लास्ट 3-4 साल से कमर्शियल डिपार्टमेंट कंसल्टेंट को लेके पूरा वैली में विजिट किया है, सबका साथ इंडिविजुअली बात किया है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होने से जो डेटा का रिक्वायरमेंट है तो वो हम लोग को फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो अभी जो लास्ट टैरिफ में हम लोग सब कुछ टाइम में किया, एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टैरिफ पिटीशन दिया, उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। CRC, WBRC हम लोग बहुत अच्छा टैरिफ में आया। JCRC में हम लोग का कुछ इश्यूज़ है, उसमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ नहीं मिल रहे हैं। एप्टेल हमारा फेवर में दिया, बट हम उम्मीद करते हैं इस बार जो टैरिफ आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो टैरिफ में हमको प्रॉपर कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ मिलेगा। तो कमर्शियल डिपार्टमेंट उसके बाद बिलिंग करता है। बिलिंग 1 तारीख में हो रहा है। RMR सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें ऑनलाइन बिलिंग जनरेट हो रहा है। RMR रिमोट मीटरिंग जो सिस्टम्स है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुका है, एंड उसके लिए क्या हो रहा है, डे 1 में बिल बन जा रहा है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो पीछे था, इट वाज कंज्यूमिंग मोर लोन, तो वो लोन हमको अभी कम हो गया बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। सेकेंड है, अब 2000 करोड़ का बिल तो किया, 2000 करोड़ का रिकवरी भी करने पड़ेगा। तो अभी कंज्यूमर को पता है हमको 24/7 पावर मिल रहा है, इतना क्वालिटी पावर कहीं पे नहीं मिलेगा, एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट इज सो एक्टिव, एंड SD एक्सेट्रा इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर चुका है, एंड लाइसेंसिंग विद द कोऑर्डिनेशन विद द कंज्यूमर्स इतना अच्छा हो चुका है विद द बेनिफिशियरीज। हमको 109% लास्ट 2 साल से कंसिस्टेंटली हम रिकवरी कर रहे हैं। 109% में एक रीज़न है, कुछ एरियर्स भी हमारा था, तो सब कुछ मिलके 109% की रिकवरी कर रहे हैं। तो कैश फ्लो उसके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बाकी भी कमर्शियल डिपार्टमेंट्स पूरा ERP इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पूरा इंटीग्रेटेड हो जाएगा एवरी सिस्टम्स। देन 11 kV का जो हमारा नेटवर्क है उसमें अभी भी मैनुअल मीटरिंग चल रहा है, बट उसको MDMS में अनदर 2 महीना में इसको जोड़ जाएगा। तो 100% बिल हम सुबह 1 तारीख 10:30-11 बजे कंप्लीट कर देंगे, जो पहले 4-5 दिन तक चलते रहता उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था। उससे में ज़्यादा टाइम लगता था, रिकवरी इशू था। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से ओवरकम किया। बहुत अच्छा यंग इंजीनियर्स का टीम बना है, एंड फाइनेंस भी सपोर्ट दे रहा है उसमें, तो उनका रिजल्टेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव आ रहा है, एंड बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया दिस कमर्शियल डिपार्टमेंट, एंड दे आर ऑल्सो एग्रेसिव। हम बहुत सबमिसिव है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग बहुत ही एग्रेसिव है इन रेजिंग द बिल, इन रेजिंग प्रॉपर बिल, इन एड्रेसिंग जो कंज्यूमर का दिक्कत है उसको एड्रेस करना, एड्रेस करके हमारा जो पैसा मिलना है सेलिंग ऑफ पावर वो हमको मिलना, तो उसमें कमर्शियल का इफेक्टिव रोल है। अभी फाइनेंस के लिए भी आपका अगर क्वेश्चन है, तो फाइनेंस में आप देखेंगे जो लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ही इनोवेटिव जॉब किया, बट बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इसका पहले हो चुका है। हो सकता है कुछ चीज़ में हम लोग फॉलो किया है। एक तो था हम लोग कंपनीज़ नहीं हैं, तो कॉरपोरेशन है, तो कॉरपोरेशन में कंपनीज़ का जो डेवलपमेंट होता है अकाउंटिंग एस्पेक्ट में और अदर टेक्निकल एस्पेक्ट में, तो उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो अभी उसको हम लोग पूरा ओवरकम कर चुका है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में भी बहुत ध्यान दिया हम लोग, तो इसमें सैलरी अलग अलग जगह में अलग अलग वे में बन रहे थे, टैक्सेशन का अलग अलग इम्प्लीकेशन था, तो हम लोग अभी उसको सेंट्रलाइज कर चुका है, एंड बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर रखा है। जो लोग मिस्टेक्स सैलरी में आजकल ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। देन बिलिंग एक्सेट्रा में पेपरलेस बिलिंग चालू किया। पेपरलेस बिलिंग में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप बिल सबमिट करो, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं, बिल पेमेंट होते रहेगा, एंड सब कुछ सेंट्रलाइज होते जा रहा है। तो इसका रिजल्ट में क्या हुआ, एम्प्लॉय एज वेल एज हमारा जो फाइनेंस ऑफिसर दिन भर बिल पासिंग में लगा रहता था, उनका कंसंट्रेशन फोकस अभी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में है, ना कि छोटा मोटा निटी-गिटी बिल पासिंग में ही 100 आदमी जुड़ा हुआ है। तो वो ओवरकम किया। जब ERP इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरा ही डिजिटल बिलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, एम्प्लॉय अपने एंटाइटलमेंट के हिसाब में ऑटोमेटिक सिस्टम से बिलिंग पेमेंट होते रहेगा। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ना HR का ना फाइनेंस का, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा। आप अप्लाई करो, डायरेक्ट पेमेंट आएगा, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं, किसी को देखने का भी ज़रूरत नहीं, आपका एंटाइटलमेंट है, आपको मिल जाएंगे।
तो इधर भी जैसे कि अभी वेंडर का 1 मई से हम लोग चालू किया डिजिटल बिल अपलोडिंग, जिसमें पूरा बिल वेंडर्स ऑनलाइन में सबमिट करेंगे एंड उसके लिए कोई हार्ड कॉपी, कोई विजिटिंग डिपार्टमेंट, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं होगा। वो भी जब सेंट्रलाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट फेसलेस, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल एंड फेसलेस वे में जा रहा है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ फेसलेस हो रहा है। तो इधर भी फेसलेस काइंड ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड इंटरेस्ट के बारे में बोला, इंटरेस्ट 2600 करोड़ होता था हमारा इंटरेस्ट पे आउट, जब मेरा टर्नओवर होता था 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 2800 करोड़ भी इंटरेस्ट था। बट आज हम उसको 2300 करोड़ में लेके आए, तो 400 करोड़ का आसपास सेविंग्स एक साल में इंटरेस्ट में हो रहा है। when हम लोग नया लोन ले रहे हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग कर रहे हैं, फिर भी हम इंटरेस्ट को कंट्रोल नहीं, इसको नीचे करके रखा, तो वो भी प्रॉफिट में ऐड कर रहा है। तो फाइनेंस का और एक दो बोलता है, जैसे इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज में बहुत दिन पहले एप्लीकेबल हो गया। डीवीसी उसमें इम्यून था बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले गैप अकाउंटिंग होता था, इट इज़ ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका बेसिस में आपका अकाउंट्स बुक्स कीपिंग रहता है। तो पूरा वर्ल्ड में IFRS बोल के जाना जाता है, इधर इंडिया में इसको बोलता है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसको डीवीसी अभी फॉलो करना शुरू किया। तो फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग KPMG को एम्प्लॉय किया है एंड हमारा बॉयज़ जो है वो उनका साथ काम करके इस बार से फाइनेंशियल ईयर से हम लोग चालू कर दिया IND-AS अकाउंटिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट बात चालू होगा, वो खाली फाइनेंस का ही नहीं, जो ESG कंप्लायंट बैलेंस शीट, इट इज़ कॉल्ड ESG इंटीग्रेटेड अकाउंट एनुअल अकाउंट्स रिपोर्टिंग, तो वो भी डीवीसी मैंडेटरी नहीं है, बट उसमें हम लोग चला गया। तो वेरियस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके, फेसलेस करके, कॉस्ट रिडक्शन फाइनेंस का मेन क्राइटेरिया एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ द अकाउंट, सब में फाइनेंस ह्यूज अचीव किया। एंड रेटिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो तो फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो एंड आई एम होपफुल जे प्रॉफिटेबिलिटी, कैश एक्सेट्रा बढ़ेगा जैसे जैसे, तो रेटिंग में हम लोग और अच्छा करते रहे। अभी सर ने एक बात शेयर किया आप लोगों के साथ, डीवीसी एक कंपनी नहीं है, एक कॉरपोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डीवीसी कंपनी क्यों नहीं है। सर अभी पूरे वर्ल्ड में ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है, सब लोग को, सारे पूरे वर्ल्ड को, और ये ज़रूरत है कि नेट ज़ीरो करना है। तो ये ग्रीन ट्रांजिशन को डीवीसी कैसे अडॉप्ट कर रहा है, और अभी डीवीसी कहाँ स्टैंड कर रहा है उस ग्रीन इनिशिएटिव्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में? ग्रीन ट्रांजिशन अल्टीमेटली जो फॉसिल फ्यूल है उसका इम्पैक्ट तो कम करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसका इम्पैक्ट आजकल सब छोटा बच्चे से लेकर सबको फील हो रहा है, इम्पैक्ट पाता भी है। एंड हम लोग भी अपना लाइफ टाइम में उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। टेम्परेचर कितना बढ़ गया, अभी गैंगटॉक में गया था, उधर इतना हॉट एंड ह्यूमिड अनबियरेबल टेम्परेचर था, जो 10 साल पहले कुछ अलग था। तो हम लोग को रोकना है इसको, तो पूरा वर्ल्ड का इनिशिएटिव है, खाली उसमें डीवीसी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो डीवीसी बेसिकली थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, बिकॉज जो बोला जो 2013 से 2020 हमारा कुछ इश्यूज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए, बट अभी कंपलसरी भी है, एट द सेम टाइम्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमको करना ही है। तो डीवीसी जैसे एक अभी 310 मेगावाट का ग्रीन वैली पावर जो कंपनी बना है, तो वो रिन्यूएबल के लिए बना है, NTPC का साथ जे भी है, ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। तो उसमें 310 मेगावाट हमारा जो सोलर फैसिलिटीज़ आ रहा है जॉइंट वेंचर में, तो जो पावर इंटरली डीवीसी कंज्यूम करेगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में। देन एक बंडलिंग स्कीम है, तो उसमें 600 मेगावाट ऑलरेडी हम लोग प्रोक्योर कर चुका है। तो ये तो बाहर का हेल्प लेके हम कर रहे हैं, बट हम अपना से क्या कर रहे हैं, तो अपना से 234 मेगावाट का हम लोग अभी टेंडर फ्लोट किया है हमारा डैम एरिया में, जो हम लोग करेगा। इसमें एक फ्लोटिंग सोलर, ये एडवांटेज है, हम लोग लैंड यूज़ नहीं कर, बिकॉज लैंड इज़ वेरी प्रीसियस।
तो हम इसको हमारा डैम का जो है उसमें 2000 मेगावाट का अभी फ़िलहाल कैपेसिटी है जिसमें हम फ्लोटिंग सोलर कर सकते हैं। तो हम लोग अभी उसमें आगे बढ़ रहे हैं, 234 का टेंडरिंग कर चुका है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आज का दिन में स्टोरेज पावर। तो स्टोरेज पावर क्योंकि ना इवनिंग पीक लोड में बहुत बढ़ जा रहा है, दिन में अबंडेंस पावर इज देयर। तो दिन का पावर कुछ ग्रीन पावर में चार्ज करते हैं, वो बैटरी हम लोग बहुत कुछ हम लोग स्कीम ले रहे हैं। अपना से हम लोग कर रहे हैं 250 मेगावाट आवर का कर रहे हैं, फिर 100 मेगावाट आवर का भी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेगा। तो एक टाइम आएगा, अभी इंडिया में थोड़ा थर्मल पावर का रिक्वायरमेंट है बोल के हम लोग हेविली थर्मल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली हमारा एक्सपोजर जो है ग्रीन पावर में भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो हाइड्रो पावर भी हम लोग प्रोक्योर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमको 200 मेगावाट का मिल गया, नेक्स्ट 2-3 साल में आ जाएगा। देन ग्रीन कंपनी बोल के एक जगह से हमको पंप स्टोरेज पावर एंड ड्यूरिंग द डे टाइम हमको 200 मेगावाट का पावर, ऐसे ऐसे करके बहुत हम लोग ग्रीन एंड हाइड्रो टाई अप कर चुका है, नहीं तो खुद बना रहा है। एंड और भी अभी स्टडी चल रहा है जे कितना स्टोरेज हम बढ़ा सकते हैं, कितना हमारा डैम एरिया में कितना बढ़ा सकते हैं। ये छोड़ के भी बड़ी पंचायत जहाँ पे लैंड अवेलेबल है, डीवीसी का मेजर स्ट्रेंथ है हमारा पास लैंड है जो बाकी किसी का पास नहीं है, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएगा। तो 2000 मेगावाट के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे टाइम में क्या हो रहा है, पावर कॉस्ट डाउन हो जा रहा है, तो हम बैकिंग डाउन करते हैं, तो हम फ्लेक्सिबल ऑपरेशन करते हैं, तो वो कार्बन एमिशन रिड्यूस करते हैं। तो डीवीसी ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, तो हम लोग दिन में 55% में लेके आएगा। अल्टीमेटली टारगेट है 40% पीएलएफ में प्लांट चलाना ड्यूरिंग डे टाइम। तो वो हम लोग ग्रेजुअली हम लोग उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड हमारे पास अभी नेक्स्ट 1 साल में इतना पावर आ जाएगा जो हमारा दिन में सब 55 लोड में ही चलेगा, और नहीं तो हम बाहर से परचेस करके भी ग्रीन पावर परचेस करके चलेगा। ग्रीन पावर देके जो बोला बैटरी चार्ज होगा, वो इवनिंग पीक लोड को हमको मैनेज करेगा। तो कमर्शियल दिन में डे में परचेस करेगा, रात में ग्रिड मैनेज करेगा, एलडीसी एंड एसएलडीसी। एंड जब थोड़ा पावर का कंट्री का ज़रूरत होगा हम लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अच्छा एक टेक्निकल फिजिबल कमर्शियल प्रोपोजिशन, तो इसमें बहुत अच्छे से डीवीसी काम कर रहा है। और एक बात है, 10,500 करोड़ का एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो उसके लिए भी हम बोला जैसे ESG कंप्लायंट बैलेंस शीट बना रहा है, जितना बढ़ेगा तो हम लोग फंडिंग कॉस्ट भी रिडक्शन करने में लगा है, तो सो दैट हमारा जो ग्रीन पावर का कॉस्ट है वो भी बहुत कंपेरेबल एंड अच्छा रहे। मैं ऑडियंस से एक सवाल करूंगा कि आप जैसा सर बताए कि डीवीसी एनर्जी स्टोरेज में भी कर रही है काम। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी डीवीसी मतलब जनरेट भी करता है पावर, ट्रांसमिट भी करता है पावर, और कुछ समय पहले तक 33 के भी वोल्टेज लेवल पे हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी हम लोग 11 केवी पे भी जा रहे हैं। उसका स्टोरी बताइए सर, क्यों हम 11 केवी पे जा रहे हैं और अभी क्यों जा रहे हैं, अर्लियर क्यों नहीं गए और अभी क्यों जा रहे हैं, और उसका फ्यूचर क्या है। उसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ ई हाउस करके है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एज पर डीवीसी एक्ट ना 33 केवी की हम लोग पावर देते थे। तो 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया है उसमें एक यूएसओ एग्रीमेंट है, एंड यूएसओ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, हमको बाकी लोअर वोल्टेज लेवल में भी पावर देने पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग डीपीआर बनाए। तो फर्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं, उनके लिए आपको 11 केवी का नेटवर्क चाहिए, तो आपका पास तो था नहीं, स्टेट डिस्कॉम उसको सप्लाई कर रहे थे। तो 11 केवी नेटवर्क बनाने का टाइम हम लोग सोचा, और एक पॉइंट हम बोल देते हैं, अभी जो इन्वेस्टमेंट हमारा था वो बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट था, अप टू 33 केवी। तो उसके लिए हमारा TND कॉस्ट जो हम चार्ज करते हैं खाली 15 पैसा चार्ज करता है, बाकी स्टेट 1.5 रुपया 2 रुपया तक भी चार्ज करता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत है। बट जब इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, क्यों ना हम लेटेस्ट एंड रोबस्ट एंड द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन जब आया तो हम लोग उसके लिए जो आज का दिन में वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया है। तो बहुत जल्दी करने का था, मिनिस्ट्री से भी हम लोग के पास डायरेक्शंस आया था जो 11 केवी नेटवर्क बनाना है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग ई हाउस मॉडल को 12 ई हाउस हम लोग जा रहा है। तो 12 ई हाउस जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट मतलब काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले, ट्रांसफार्मर, बे एंड ई हाउस यू कनेक्ट फ्रॉम द ग्रिड एंड 11 केवी का लाइन नेटवर्क बनाओ तो पावर देना शुरू करो। एंड इसमें 1+1 रिडंडेंसी रखा है जिसमें आपको मतलब पावर 24 आवर्स ऑलवेज अवेलेबल, कोई एक लाइन में कोई डिस्ट्रप्शन होने से किसी को पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक वो रेस्टोर होते रहता है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी लिया है एंड हम लोग अभी झारखंड में वेस्ट बंगाल में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं 11 केवी में। हमारा पावर का बहुत डिमांड है, हम खुद विजिट करते हैं ऑल द प्लांट्स। अभी इनॉग्रेशन भी हो, 4 ई हाउस का ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है, अनदर 4 रेडी होगा, 1 महीना के अंदर अनदर 2 आ जाएगा और 1 महीना के अंदर अनदर 2 आ जाएगा। तो टोटल 8 सबस्टेशन हो जाएगा। कमर्शियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम में भी लगा है उसको एज फास्ट एज पॉसिबल कनेक्शन एकदम घर तक पहुंचा रहा है, RMU का थ्रू से, रिंग मैन यूनिट का थ्रू से, जिसमें उसको खाली कनेक्शन लेना है। एंड अगेन बोला जो मीटर है, मीटरिंग एक्सेट्रा सब कुछ ऑटोमेटेड रहेगा, MDMS से लिंक रहेगा। तो ये सब चीज़ कर रहे हैं। ये छोड़ के भी कन्वेंशनल आदमी को भी रखने की जरूरत नहीं। इसमें आज का दिन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें सब अनमैन्ड होता है, बट 100% कंट्रोल्ड भी रहता है, सिस्टम कंट्रोल करता है। और बाकी कल्याणेश्वरी एंड कोडरमा में हाँ दो ये बना रहा है, 2 जगह पे कमांड सेंटर, 2 जगह में कमांड सेंटर बना रहा है जहाँ से कंज्यूमर पॉइंट तक मेरा कंट्रोल रहेगा। एंड कंज्यूमर में कोई भी प्रॉब्लम होगा ऑटोमेटिक एड्रेस होगा, देन कंज्यूमर का कनेक्टिंग पॉइंट रहेगा, हमारा ऑफिसर्स रहेगा, थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप एंड ओवर टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसे भी हो, एंड फॉल्ट ट्रिगर होने से हमको पता भी चल जाएगा तो इमीडिएट उसका हम लोग एड्रेस करेंगे। इस टाइप का क्वालिटी लेके हमारा जो कंट्री में बहुत कम जगह में है अभी तक, स्पेशल ईस्टर्न रीजन में अभी तक हुआ नहीं। वो छोड़ के भी 132, 33 एंड 11 केवी का भी 4 सबस्टेशन बना रहा है एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट सब अवार्ड हो गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अप्रूव हो गया, मटेरियल आना शुरू किया। तो अनदर 18 मंथ्स में हम आशा करते हैं जो 4 इस टाइप का बड़ा सबस्टेशन आ जाएगा। पतरातू एक्सेट्रा में भी ह्यूज वे में एक्सपेंड कर रहे हैं एंड 8 सबस्टेशन कन्वेंशनल होगा 33/11। तो हम लोग उम्मीद करते हैं हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत बढ़ जाएगा एंड नेक्स्ट 2-3 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 400 to 500 न्यू कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐड होगा। उसका बाद हम लोग जाएगा फर्दर लोअर लेवल में 11 केवी जैसे बन जाएगा तो उसका बाद हम लोग प्लान करके फर्दर लोअर लेवल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी DVC को करना है फर्दर लोअर लेवल वोल्टेज लेवल तक, उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब 11 केवी में आने के बाद हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कम एंड इंस्टॉल योर इंडस्ट्री। ये आज नहीं, शुरू से DVC जब सबस्टेशन बनाता है तब 5-10 MVA का आता है, बट बहुत जल्दी वो बढ़ के मतलब जहाँ पे DVC कनेक्शन मिलता है वहीं पे इंडस्ट्री लैंड परचेस करता है हिस्टोरिकली, एंड इंडस्ट्री DVC पावर में रिलाई करता है बिकॉज सस्टेनेबल स्टेडी पावर एंड चीपर रेट। अभी हमारा जो रेट है झारखंड में थोड़ा इश्यूज है, उसमें रेट बहुत ही लोअर है और कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रेट नहीं है, बट हमारा रेट शुड बी अराउंड 6,650। तो 6,650 में कंट्री में अगर देखा जाएगा कोई भी स्टेट से, मोस्ट ऑफ द स्टेट से हमारा काफ़ी लोअर रेट है। इवन जो इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है उससे भी हमारा रेट काफ़ी एटलीस्ट 40 to 50% DVC में लोअर में पावर मिलता है, अवेलेबल है। मतलब अगर हम एक सिंगल सेंटेंस में कहें तो पूरे इंडिया में क्वालिटी पावर में DVC काफ़ी अपने कॉम्पिटिटर से या राइवल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी आगे है। एक सर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ERP, और जो DVC में इम्प्लीमेंट हो रहा है, काफ़ी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर।
डीवीसी ऑलरेडी एक ईआरपी में है, तो दैट इज़ ओरेकल। तो ओरेकल को फर्दर इम्प्रूव किया, क्लाउड में लेके गया। तो आज का दिन में सिस्टम अच्छा है, रोबस्ट है, बट इम्प्रूवमेंट का तो कोई एंड नहीं होता है। तो अभी हम लोग सिलेक्ट किया है, बाकी जितना कंपनी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, मोस्ट ऑफ द जगह में सैप इम्प्लीमेंटेड है। तो उसमें जो लेटेस्ट है सैप S/4HANA, वो हम लोग सिलेक्ट किया है काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके। देन बेस्ट जो ERP में आया है, तो सैप S/4HANA को ही सिलेक्ट किया है। एंड उसका लास्ट 9 महीने पहले हम लोग LOA दिया, एंड डेलॉयट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर। एंड क्लाउड बेस्ड ERP रहेगा, एंड बहुत ही हाई स्पीड, हाई एफिशिएंट ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। एंड DVC पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जितना प्रोसेस है, सबको हमें ERP में लेके जा रहा है। इवन सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से लेके ऐसा कुछ नहीं, छोटा से बड़ा एक्टिविटी, ऑल मॉड्यूल्स हम लोग परचेज कर चुका है। BBP कंप्लीट हो गया है। वो 3 ड्रॉप में फर्स्ट होगा गो लाइव, जो 1 अगस्त इम्प्लीमेंट होगा। देन उसके बाद ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3, तो ग्रेजुअली उसका एनहांसमेंट होगा, बाकी सेक्शंस अटैच होते रहेगा। तो गो लाइव में मेजर जो कोर फंक्शन एक्टिविटीज़ है वो सिस्टम में आ जाएगा, तो उसमें कुछ ब्लैकआउट पीरियड रहेगा। तो बहुत अच्छे से हमारा DVC का ओन टीम, देन ओरेकल में जो एग्जिस्टिंग टीम था उसमें भी एक कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट किया, डेलॉयट ही। और इधर SAP का डेवलपमेंट, SAP में कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ बहुत फास्टर पेस में हो रहा है। अभी टेस्टिंग एक्सेट्रा चालू होगा, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट चालू होगा। ये करने का बाद सिस्टम्स को 1 अगस्त में रोल आउट करेगा। हम ऑल्दो ERP मैं ही देख रहा हूँ, बट इसमें मेरा बहुत ही उम्मीद है बहुत ही अच्छा वे में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। एंड DVC को लॉन्ग रन में इसमें कॉस्ट में एंड अदर कंट्रोल मैकेनिज्म्स में हमको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हमको कॉस्ट नॉट लेस देन 200 करोड़ 300 करोड़ पर मंथ रिडक्शन होगा। तो जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा रिकवरी होगा। प्लस DVC का जो ब्रांडिंग सेक्टर है, ऑडिट का एक्सेप्टेबिलिटी, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का एक्सेप्टेबिलिटी, वो इसमें ERP में, प्रेजेंट ERP सिस्टम में बहुत अच्छा रहता है। तो DVC का ऊपर जो रिलायंस है स्टेक होल्डर्स का, वो फर्दर इम्प्रूव करेगा। तो इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होगा। 100% पेपरलेस होगा, कोई भी पेपरलेस नहीं होगा। DMS मॉड्यूल लिया है, एंड ड्राइंग, डिज़ाइन, एम्प्लॉय क्लेम, वेंडर्स क्लेम, अकाउंट्स, PO, कोई पेपर नहीं रहेगा, कोई फाइलिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, सब कुछ सिस्टम में रियल टाइम में अवेलेबल रहेगा। और ये हर डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, अगर हर डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, एंड बहुत अच्छा सिनर्जी डेवलप होता है, जिसका इम्पैक्ट में आप टोटल इंटरनल कंट्रोल्स एंड कॉस्ट सब कुछ आप कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं, वो एकदम पूरा उम्मीद है। एंड हम लोग अभी DSTPS में 28 अप्रैल में एक मेगा शो बोल सकता है जो किया है, उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जो कैसे इम्प्लीमेंट होना है, किसका क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत आ सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग सबको इन्वॉल्व करते हुए, क्योंकि ERP कोई 1-2 आदमी का इन्वॉल्वमेंट में नहीं होगा, कोई ERP डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट का जॉब भी नहीं है खाली, तो इट इज़ इन्वॉल्वमेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन चल ही रहे, बट इसको एक मेजर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम लोग DSTPS में किया। ERP से कौन कौन से सेक्शन को फ़ायदा होगा, इसके बारे में अगर कोई भी आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम लोग आगे आने वाले एपिसोड्स में इसको कवर करेंगे। सर, लास्ट but very most important question is that DVC has a vision for 2030. We will be having a capacity of more than 15,000 and 16,000 megawatt. So how do you see, and how are employees of DVC, especially in those areas
where finance and commercial department is concerned, are planning to help DVC to achieve that vision? एक्सपेंशन तो होगा, पावर जनरेट होगा तो पावर सेल करने पड़ेगा। तो अभी कमर्शियल डिपार्टमेंट सिर्फ कलकत्ता में बैठ के तो इधर से बैठ के काम नहीं करता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट चारों तरफ घूमते रहता है, सबसे कनेक्टेड है, ओन कंज्यूमर एंड पूरा इंडिया का जितना डिस्कॉम्स है सबसे हम कनेक्टेड है। अभी लास्ट ईयर नवंबर में हम लोग एक कालिम्पोंग में मीटिंग किया है विथ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और बाकी तो हमारा कंज्यूमर मीट होते रहता है। ये छोड़ के भी फॉर्मली इनफॉर्मली वेरियस चैनल्स में हमारा इंटरेक्शन होते रहता है। तो जैसे 3720 मेगावाट पावर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जा रहा है, जिसका एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट का, उसका पूरा पावर ही सोल्ड आउट है। गुजरात सबसे ज़्यादा पीपीए साइन कर चुका है, पावर परचेज एग्रीमेंट, वो डिस्कॉम्स एंड जनरेटर का बीच में होता है, एंड उसमें सीआरसी रेट में हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। ये सीआरसी जो रेट डिटरमिन होगा उसका बेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन हमको पेमेंट करेगा। तो उसमें 1159 मेगावाट हम लोग गुजरात से साइन कर चुका है। मतलब ये रेट फाइनलाइजेशन होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उस टाइम कोल का दाम क्या रहेगा, इसका दाम सब मिला के रेट फाइनल होते रहे, एंड इट इज़ वेरिएबल, एवरी ईयर वो चेंज भी होते रहेगा, बट फार्मूलाज आर फिक्स्ड। तो हरियाणा से 800 मेगावाट कर चुका है हम लोग कर्नाटका से करने के लिए जा रहा है। सेल का साथ एमओयू साइन कर चुका है 500 मेगावाट का, और रेलवे को हम 350 मेगावाट देता था, अभी रेलवे को 600 मेगावाट पावर दे रहा है। तो कमर्शियल काफ़ी एक्टिव है, एंड काफ़ी एक्टिव है, सबका साथ टच पॉइंट बना के रखा है। तो मेरा पूरा पावर ऑलमोस्ट जितना बनेगा पूरा सोल्ड आउट है। ये छोड़ के भी कमर्शियल हम बोल रहे थे, जो हम डिस्कॉम्स भी बिजनेस करते हैं, तो डिस्कॉम बिजनेस पिक लोड मैनेजमेंट इसके लिए, प्लस डे टाइम का जो आरपीओ ऑब्लिगेशन, बर्निंग ऑब्लिगेशन, इसके लिए भी हम पीपीए साइन कर रहे हैं। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा बैटरी स्टोरेज का। खुद कुछ हम बना रहे हैं, बट हम बैटरी प्रोक्योरमेंट में भी लगा है, बैटरी पावर, एंड बिकॉज स्टोरेज पावर इवनिंग पीक का डिमांड बढ़ते रहेगा, तो उसके लिए हम लोग उसको भी प्रोविज़न कर रहे हैं। एंड एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, जहाँ भी हमको उम्मीद है उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हम लोग सीईए सबका टच में है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पावर हमारा इधर आए, पिक लोड पावर आए, सो दैट हम इसको रिसोर्स एडिक्वेसी भी फुलफिल करें, एंड 24/7 मेरा स्टेक होल्डर को पावर देते रहें। फाइनेंस का मेन इम्पॉर्टेंट जब जो न्यू प्रोजेक्ट में है, उसमें फंडिंग का, तो फंडिंग ऑलरेडी हम बोल चुका है, जब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट द बेस्ट रेट, हमारा जो प्रेजेंट रेटिंग है उसका हिसाब में देखा जाएगा, बेस्ट रेट में हम ऑलरेडी लोन एग्रीमेंट साइन कर चुका है, एंड डीटीपीएस प्रोजेक्ट का भी अवार्ड होने का साथ साथ ही हम पूरा उम्मीद में है जो उसका भी हम लोग साइन करेंगे विद द बैंक। हम लोग प्रोसेस में हैं उसको फाइनल करने में लगे हुए, एंड जितना रिन्यूएबल एनर्जी भी आ रहा है इसमें, तो हम ऑलरेडी बताया जो उसमें 80% तक लोन ले सकते हैं, थर्मल में 70%, बट वो हमको देखने पड़ेगा जो हम लोग कितना परसेंटेज तक लोन लेंगे, कितना इक्विटी करेंगे, केस टू केस बेसिस में। एंड हम उम्मीद में हैं फाइनेंस का कोई इशू नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट ठीक टाइम में आएगा, इक्विटी ऑलरेडी हम पहुँच चुका है, तो फाइनेंस काफ़ी एक्टिव है, बैंक्स का साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट भी कम है, एंड अवेलेबल भी है फाइनेंस। फ्रेंड्स, ये थे हमारे मेंबर फिनांस मिस्टर अरूप सरकार। इससे इस पूरे एपिसोड में कहीं पर भी अगर कोई सवाल आपके मन में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली बार फिर से जब सर के साथ हम लोग साक्षात्कार के लिए बैठेंगे, जब बातचीत करने के लिए बैठेंगे, तो उन सारे सवालों को लिया जाएगा। सर, समूचे टीम की तरफ से आपने जो कीमती समय निकाला उसके लिए हम लोग अंदर हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू। बट मैं भी बोलना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे पॉलिसी हेड ऑफिस में बनता है, हो सकता है मेंबर्स, ईडीज क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है,
दिक्कत क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो बात करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। बट सोशल मीडिया आज का दिन में बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, तो उसमें ये मैनेजमेंट को भी एक मौका मिल रहा है जे क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको हमारा एम्प्लॉय तक एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड जो लोग जानकारी लेना चाहता है उतना तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन।